हेलो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को जब दुनिया नए साल के आगाज़ का जश्न मना रही थी, जापान में 7.6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मगरबी जापान में तबाही के मनाज़र 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद उभर रहे हैं। मुल्क को हिला कर रख दिया, दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया। ये ज़लज़ला तनहा नहीं था, इसके बाद छोटे बड़े बेशुमार ज़लज़ले आए। मजमूई तौर पर 155 से ज़ायद ज़लज़ले सिर्फ एक दिन में हुए। इसकी वजह से समुंदर की लहरें तकरीबन 1 मीटर बुलंद हुई और जापान के मगरबी साहिल से टकराईं। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने एक बड़े सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया था। अगरचे इस इंतबाह को बाद में कम कर दिया गया, लेकिन ज़लज़ले ने ही काफ़ी नुकसान पहुँचाया। दर्जनों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता हो गई, बाज़ मकामात पर आग लग गई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिदा का कहना है, ये सूरत-ए-हाल वक्त के खिलाफ जंग है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कोशिशें की जा रही हैं फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। लेकिन 2 जनवरी को इस मुल्क में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जापान एयरलाइंस का हवाई जहाज़ टोक्यो हवाई अड्डे पर जापान कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गया। इसके बाद दोनों तैयारों में आग लग गई। जापान एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई है टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर और तमाम रनवे हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। खुशकिस्मती से दूसरे तैयारे में तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के तैयारे में अमले के 6 से 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 29 साला जहाज़ का कप्तान था, सिर्फ वही था जो जिंदा रह सका। यहाँ 2 बड़े सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला, जापान में इतने ज़लज़ले और सुनामियाँ क्यों आते हैं? दूसरा, जापान इन आफात से कैसे निपटता है? क्योंकि अगर इतनी ही शिद्दत का ज़लज़ला किसी दूसरे मुल्क में भी आया होता, शायद हज़ारों लोग जान से हाथ धो बैठे होंगे। जापान ऐसे हालात से खुद को कैसे बचाता है, आइए इस वीडियो में समझते। जापान में आने वाला ज़लज़ला, जापान के समुद्री ज़लज़ले को 2024 का नाम दिया गया है, या नोटो जज़ीरा नुमा ज़लज़ला। जापान में एक खिता है जिसे नोटो जज़ीरा नुमा कहा जाता है। आपने स्कूल में जज़ीरा नुमा के बारे में पढ़ा होगा। ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, 3 एतराफ़ से पानी से घिरा हुआ है। इस ज़लज़ले का मरकज़ यहीं वाक़या है। जापान का समुंदर मुल्क के मगरब में है। ये जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन तब भी ये ज़लज़ला टोक्यो में भी महसूस किया गया। अब हमारा पहला सवाल ये है, जापान में इतने ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़मीन में 16 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। टेक्टोनिक प्लेटें ज़मीन की सबसे बैरूनी तह हैं। ज़मीन की परत और मेंटल के ऊपरी हिस्से से बना है। हरारत जो ज़मीन के मरकज़ में पैदा होती है, कन्वेक्शन करंट जारी करता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। 16 अहम टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो साल ब साल आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, ज़लज़ले आते हैं। लिहाजा ममालिक और इलाके जो टेक्टोनिक प्लेटों के हदूद पर वाक़या हैं, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले का शिकार होते हैं। और जापान की बात यह है कि ये एक जगह पर वाक़या है जहाँ 4 टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ आती। पहली है पैसिफिक प्लेट, दूसरी है फिलिपाइनी प्लेट, तीसरी है यूरेशियन प्लेट और चौथी है शुमाली अमेरिका की प्लेट। यही सबसे बड़ी वजह है जापान में बहुत से ज़लज़ले देखे गए हैं। इनमें पैसिफिक प्लेट थोड़ा सा बाहर खड़ा है। चूँकि इसमें टेक्टोनिक सरगर्मी की वजह से ज़्यादा मिकदार होती है, तो पैसिफिक प्लेट की हद पैसिफिक रंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में बहुत से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, नेज़ आतिशफ़िशां की सबसे ज़्यादा तादाद है। किसी हद तक ये दूसरी प्लेटों के लिए भी दुरुस्त है। ज़लज़लों की ज़्यादा तादाद का मुशाहिदा करें अगर हम, मिसाल के तौर पर अगर आप हिंदुस्तान की शुमाली सरहद देखें, हिंदुस्तान और यूरेशियन प्लेटों के दरमियान सरहद जो नेपाल से गुजरता है, हिमालय के पहाड़ों के दरमियान, जिसकी वजह से नेपाल में तबाहकुन ज़लज़ले आते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ज़्यादातर मामलात में इनका मरकज़ इन 2 प्लेटों के दरमियान वाक़या है। ऑस्ट्रेलिया, रूस या यूरोप जैसे हितों में इसका मुवाजना करें, जहां आपको शादर नादर ही कोई ज़लज़ला नज़र आता हो। आपने आखिरी बार कब सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में खौफनाक ज़लज़ला आया है? ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ज़लज़ला नहीं आया है, लेकिन वो इलाके जो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में हैं, कम तादाद पर ज़लज़ले हासिल करते हैं, और जैसा ज़लज़ले आते हैं वो तबाहकुन नहीं होते। और इसके पीछे वजह यही है, ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हैं। बाज़ औक़ात बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान टकराव प्लेट के वसत में भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन उन अहम टेक्टोनिक प्लेटों के रास्ते पर मुनहसर हैं। एक दूसरे से टकराना मुख्तलिफ़ किस्म के हदूद बनाई जा सकती हैं, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराती है और दूसरी के नीचे फिसल जाती है, या मुख्तलिफ हदूद जहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, या हद को तब्दील करें
जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ मतवाजी हरकत करती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ज़लज़ले आते हैं। जब मुतज़ाद पर तब्दीली की हदें बनती हैं और पैसिफिक प्लेट की हद और एक मुतज़ाद की हद है, इसकी एक मखसूस ज़ैली किस्म है, सबकिशन जोन के नाम से जाना जाता है। सबकिशन जोन में सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़लज़लों का सबब बनता है, क्योंकि इस किस्म के तसादम में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, ये दूसरे के नीचे जाता है, पर्दे में डूबना, और जब ऐसा होता है समुंदर के नीचे एक गहरा सुराख बनता है दो प्लेटों की हदूद पर, जिसे हंदक कहते हैं। ये हंदकें अक्सर समुंदर का सबसे गहरा मुकाम होता है। वो इर्द गिर्द के समुद्री फर्श से 3 से 4 किलोमीटर गहरा हो सकते हैं। पानी के अंदर ज़मीन पर सबसे गहरा नुक्ता मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ये हंदक 10.9 किलोमीटर गहरी है। मारियाना ट्रेंच में पॉइंट चैलेंजेस डेप्थ किसी भी समुंदर और ज़मीन पर सबसे गहरा नुक्ता है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, जापान के मशरक में एक गहरी खाई जापान हंदक के नाम से भी जाना जाता है। इस हंदक की गहराई 8.4 किलोमीटर है। दुनिया में ऐसे ममालिक बहुत कम हैं जो इतने गहरे समुंदर के इतने करीब वाक़या हैं। और अगर आप नक्शा उठाकर देखें तो नक्शे में हल्का रंग पुतला समुंदर है और गहरा रंग समुंदर जितना गहरा है। ज़्यादातर ममालिक को देखें तो हिंदुस्तान की साहिली पट्टी, अफ्रीका साहिली पट्टी, जनूबी अमेरिका की साहिली पट्टी वो हल्के रंग में दिखाई गए हैं। लेकिन अगर आप जापान को देखें, जापान की दाईं जानब एक बहुत बड़ा तारीख इलाका है। यह जापान की हंदक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट की हरकत की वजह से ऐसे खौफनाक ज़लज़ले आते हैं। यहाँ समुंदर बहुत गहरा है, सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशा यहाँ पाए जाते हैं, और इसकी वजह से वो इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा सुनामी आते हैं, जापान का मुल्क, जापान का साहिल इस हंदक के बहुत करीब है, जिसका मतलब है कि सुनामी की लहरें सिर्फ थोड़े ही फासले पर जाना पड़ता है और इशू वार्निंग के लिए काफ़ी वक्त नहीं मिलता। इस वजह से जापान को सुनामी से सबसे ज़्यादा खतरा है। असल में लफ्ज़ सुनामी जापान से माखूज़ है, तासु नामी। तासु और नामी से बना है। तासु का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहर, यानी बंदरगाह की लहर। बंदरगाह को बंदरगाह भी कहा जाता है क्योंकि जापान में बहुत सारे सुनामी आते हैं। जब जापानी सुनामी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, सुनामी का लफ्ज़ मशहूर हुआ और लोगों ने तब से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुनिया के तकरीबन 90% ज़लज़ले इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं और तकरीबन 75% फ़ाल आतिशफ़िशा यहाँ भी पाए जाते हैं। क्योंकि इस इलाके का जगराफिया ही ऐसा है, तारीख़ी तौर पर जापान हमेशा रहा है इस खतरे वाले इलाके में, लेकिन शायद यही वजह है कि जापान सबसे आगे रहा है। ज़लज़लों और सुनामी की वजह से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करने में जापान बिल्कुल क्या करता है, जापान में तामीर होने वाली इमारतों को सख्त ज़लज़ला प्रूफ मयारात पर पूरा उतरना होता है। इसके 3 मयार हैं। सबसे कम तयशन मयार है, तकाजा मैंडेट करता है इमारतों के सतूनों, दीवारों और शहरों की कम अज़ कम मोटाई, ताकि अगर ज़लज़ला इमारत को हिला दे, इमारत इसका मुकाबला कर सके। दूसरा सेशन मयार है जो ऊंची इमारतों के लिए तजवीज़ किया जाता है, जहां इनकी ज़रूरत है ज़लज़ले की तवानाई को जज़्ब करने के लिए डैम्पर्स लगाएं। इन्हें इमारत की बुनियाद के नीचे बड़े मोटे रबड़ की चटाइयाँ लगाने की ज़रूरत है। ये रबड़ की चटाइयाँ ज़लज़लों की कंपन को बहुत अच्छी तरह जज़्ब करती हैं। लेकिन एक तीसरा मयार है जो इससे भी ज़्यादा सख्त है। सबसे जदीद मयार मेंशन स्टैंडर्ड। इसमें इमारत का पूरा ढांचा ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। सीसा, स्टील और रबड़ की तय नस्ब हैं ताकि इमारत ज़मीन से आज़ादाना तौर पर हरकत करे। अगर ज़मीन हिल जाए तब भी इमारत मुस्तहकम रह सकती हो। टोक्यो शहर में मशहूर स्काई ट्री टावर है, उसको उसी मयार का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। ये शहर के सबसे ज़्यादा ज़लज़ले मज़ाहम इमारतों में से एक है। जब 2011 में जापान में तोहोकू का खौफनाक ज़लज़ला आया, इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 थी। इस इमारत को एक खराश तक नहीं आई। दूसरी जानब जापान ने खुद को सुनामियों से बचाने के लिए बहुत सी हिकमत अमली अपनाई हैं, अगरचे वो इतने कामयाब नहीं हुए हैं जैसा कि जापान को ज़लज़ले से बचाते हैं। उन्होंने सुनामी पर काबू पाने के लिए जंगलात बनाए हैं, बड़ी तादाद में दरख्त लगाए। सुनामी की ताकत को रोकने के लिए उन्होंने साहिली पट्टी बनाई जो इस तरह नज़र आते हैं। ये पत्थरों से बने हुए लंबे ढांचे हैं। डाइक्स बनाना बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो सुनामी के असरात को कामयाबी से कम कर सकते हैं।
ان کے علاقے سونامی سے انہلا کے ٹاور بنائے گئے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں سونامی کا زیادہ خطرہ ہے، اور ایک قابل ذکر آبادی۔ چونکہ لوگوں کو انہلا کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان ٹاور میں پناہ لیں۔ ایک اونچے مقام پر واقع ہے، سونامیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے اپنے وارننگ سسٹم کو بہتر کیا ہے۔ انہلا کی مشقیں باقاعدگی سے کی جاتی ہیں تاکہ مقامی لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ سونامی کی صورت میں انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ریسکیو آپریشن کی تیاری کیسے کی جائے، اور آخرکار انہوں نے سمندر کی قریب دیواریں بنا لی۔ سمندر کی دیواریں جاپان میں 22,000 میل لمبی ساحلی پٹی ہے، جس کا 40% حصہ ان کنکریٹ کی سمندری دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دیواریں ہمیشہ مؤثر نہیں ہیں، جیسا کہ 2011 میں ہوا تھا۔ 2011 کا زلزلہ اور سونامی جاپان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن تھا۔ اس میں تقریباً 20,000 لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس کے بعد ان کی حکومت نے ان کے معیار کو مزید سخت کر دیا۔ شکر ہے اس سال کی آفت اتنا خطرناک اور مہلک نہیں نکلا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔